नमस्कार। आपकी और मेरी घड़ी में रात के 9 बज गए। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सियासी संग्राम से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। पार्टियों में अपना कुनबा बचाए रखने की टेंशन बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों से वास्ता रखती हैं। आज उत्तर प्रदेश में लोगों की जुबान पर छाया रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम। बीजेपी के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अब किधर जाएंगे, इसको लेकर अटकलें लगती रही। इन सब के बीच मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। लगातार खतरे में हिंदुत्व या हिंदू नेता वाले बयान का क्या मायने हैं? क्यों दिग्विजय सिंह के निशाने पर है हिंदुत्व की राजनीति? इसके साथ ही मैं आपको उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव की एबीसीडी भी समझाऊंगा। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैंपेन लॉक होने से पहले की रैलियों से किसने बदल दिया है उत्तर प्रदेश का गणित। उत्तर प्रदेश के चुनावी नारों में है राष्ट्र की आवाज, उत्तराखंड के चुनावी हलचल में है राष्ट्र की आवाज, पंजाब की चुनावी खलबली में है राष्ट्र की आवाज, और यह आवाज मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाता हूं, आपकी हर दिन आवाज बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। जी हां, चुनाव आते ही नेताओं की जुबान पर आ जाता है हिंदुत्व का राग। चुनाव आते ही नेता करने लगते हैं हिंदुत्व पर चोट। चुनाव आते ही हिंदुत्व बन जाता है राजनीति का सबसे बड़ा एजेंडा। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो उनके निशाने पर होते हैं मेरे उत्तर प्रदेश के भाई बहन यानी वोटर। दिग्विजय सिंह जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो उनके निशाने पर होते हैं मेरे उत्तराखंड के वोटर। आखिर चुनावी जंग में क्यों हिंदुत्व पर होता है वार पलटवार? मैं ये सियासी पार्टियों के नेताओं से ये समझना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की सियासत पर सवाल उठते रहे हैं। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति मेरे देश के खिलाफ है। बहुसंख्यक तुष्टीकरण की सियासत मेरे देश के खिलाफ है। धर्म और मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की सियासत मेरे देश के खिलाफ है। मेरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ भाई बहनों के तुष्टीकरण की सियासत से अजीज आ चुके हैं, पर ये नेता हैं मानते नहीं। हिंदुत्व खतरे में हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म खतरा खतरे में कभी था, न कभी रहेगा और न कभी रहेगा। हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर से चुनावी वैतरणी पार कराने के लिए अहम अस्त्र बनाने की कोशिश हो रही है और इस बार जिम्मा उठाया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने हिंदू हिंदुत्व के जरिए बीजेपी को निशाने पर किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हिंदू कभी भी न खतरे में था, न कभी है और न कभी रहेगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सारे के सारे तो हिंदू हैं, फिर भी खतरे में कैसे हो गया? इन सबके रहते हुए खतरा है तो फिर वाकई में कहीं ना कहीं भूल किसी स्तर पर है, या उनके निकम्मापन है, या धर्म के आवरण को न समझते हुए वे धर्म को एक नया स्वरूप देते। हिंदुत्व खतरे में हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म खतरे में कभी था, न कभी रहेगा और न कभी है।
कांग्रेस नेता ने यह बयान अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में दिया, क्योंकि दिग्विजय सिंह जानते हैं कि उनके इस बयान का चुनावी राज्यों में क्या असर पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है। अगले महीने वाली वोटिंग को लेकर पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों के जरिए लोगों को लुभा रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने इंदौर से हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उछालकर चुनावी राज्यों को एक मुद्दा थमा दिया है। हिंदुत्व खतरे में हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म न खतरे में कभी था, न कभी रहेगा, न कभी है। कांग्रेस नेता के हिंदुत्व और हिंदुत्व वाले बयान पर बीजेपी को अटैक करने का मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हार से जोड़ दिया। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का प्राण तत्व है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा हिंदुत्व के आत्म तत्व को स्वीकारते हुए हमेशा हिंदुत्व की बात करती है। हाँ, कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के लिए हिंदू द्रोह, हिंदुत्व से द्रोह भी उनका स्थायी भाव है, इसलिए कभी भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, कभी हिंदुत्व को गरियाते हैं। तो जिनका हिंदुओं को और हिंदुत्व को गरियाने का काम है, वो चुनाव हो ना हो दिग्विजय सिंह जैसे लोग गरियाएंगे और हम सतत हिंदुत्व का ध्वज वाहन करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल दिग्विजय सिंह, बल्कि राहुल गांधी भी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी को निशाने पर ले चुके हैं। पिछले महीने की 12 तारीख को राहुल गांधी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। जयपुर में महंगाई के खिलाफ रैली में उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व का राग छेड़ा और बीजेपी को निशाने पर लिया। हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। सही है ना? हिंदुत्ववादियों का राज है, हिंदुओं का नहीं। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। हिंदू कौन? जो सबसे गले लगता है। हिंदू कौन? जो किसी से नहीं डरता है। हिंदू कौन? जो हर धर्म का आदर करता है, वो है हिंदू। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी लगाती रही है। यही वजह है कि बीजेपी पर अटैक करने के लिए कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने अपना स्टैंड बदला। पिछले कुछ चुनावों से राहुल गांधी का टेंपल रन इस नजरिए से देखा जा सकता है और अब हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी अमेठी आए थे, तब भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए शुरू से ही अहम रहा है। शुरू से ही बीजेपी इस मुद्दे के जरिए विपक्ष पर निशाना साधती रही है, लेकिन अब इस मुद्दे को कांग्रेस हथियाने में लगी है। पहले राहुल गांधी और अब दिग्विजय सिंह का हिंदू और हिंदुत्व वाला बयान इसी नजरिए से देखा जा सकता है। ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि चुनाव आते ही सियासतदानों का मजहब का चश्मा एक्टिव हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मिशन 2022 में हिंदुत्व का मुद्दा सिर चढ़कर बोल रहा है। हिंदुओं के वोटों की खातिर बीजेपी के नेता हिंदुओं के सबसे बड़े रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के युवा नेता अखिलेश यादव के सपने में भगवान कृष्ण नजर आते हैं। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी मिशन फतह करने के लिए सियासी दलों का यह हिंदुत्व का राग काफी खतरनाक है। और इस रिपोर्ट के जरिए समझिए और देखिए कि किस तरीके से ये सियासी पार्टियां एक के बाद एक हिंदुत्व का कार्ड खेल रही हैं। मिशन 2022 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा रफ्तार पकड़ रहा है। बीजेपी तो खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती है और इन चुनावों में भी बीजेपी विकास के साथ साथ हिंदुत्व के एजेंडे को भी पकड़कर आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से बीजेपी उत्साहित है और मानकर भी चल रही है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भगवान श्री राम का आशीर्वाद उसे ही मिलेगा। जब पहले दीपोत्सव में आए थे तब भी हमने कहा था धैर्य रखिए, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। तब भी हम लोगों ने कहा था। और भाइयों बहनों, अंततः आपके संकल्प की विजय हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 5 अगस्त 2020 को शुभारंभ भी कर दिया है। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तरफ अयोध्या से बीजेपी को आस है तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के दूसरे बड़े सेंटर मथुरा से भी बीजेपी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। मिशन 2022 में बीजेपी ने मथुरा के लिहाज से कई रणनीति तैयार की है। माना जा रहा है कि इस बार मथुरा से खुद सीएम योगी चुनाव लड़ सकते हैं और इसकी मांग मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी कर चुकी है। चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़ें। अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए और भी हिम्मत बढ़ जाएगी। चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़ें। अगर लड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए और भी हिम्मत बढ़ जाएगी। अवध में राम मंदिर, मथुरा के चुनावी संग्राम में सीएम योगी और पूर्वांचल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। साफ समझ आता है कि बीजेपी मिशन 2022 में हिंदुत्व के एजेंडे पर ही टिकी है। हिंदुत्व का भारी भरकम वोट बैंक यूपी में सियासत की अहम कुंजी है, लिहाजा दूसरे दल भी हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए सारे समीकरण अपना रहे हैं। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ऐसा बयान दे दिया था जिससे साफ समझ आता है कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में भी हिंदुत्व शामिल है। रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व की ताकत जानती है और चुनावी माहौल में किसी भी वजह से हिंदू वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती। अखिलेश यादव के मथुरा प्रेम पर सियासत भी सिर चढ़कर बोल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मथुरा प्रेम पर करारा पलटवार किया है। नई सपा, मैं कहता हूँ ये वही सपा है यार, इसने पूरे उत्तर प्रदेश गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया, दंगा राज में परिवर्तित कर दिया। अब देश के प्रधानमंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं। अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी में उनको स्थान देने का काम किया है। इससे इनकी मंशा साफ होती है कि यह सारे के सारे लोग सारी मर्यादा को भूल करके गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई, जो भी इस प्रकार के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की शरण में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2022 के चुनाव में करारा जवाब देगी। फिर 300 से अधिक कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी। यूपी के चुनाव में हिंदू हिंदुत्व का जाप हो रहा है। यूपी की सियासत में
वनवास काट रही कांग्रेस भी हिंदुत्व के सहारे सत्ता में वापसी करना चाहती है। लिहाजा चुनावों में हिंदुत्व के मुद्दे वक्त और हालात के हिसाब से उछाल रही है। हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है, उस कुंठित सोची समझी विचारधारा को है जो देश में फूट डालो राज करो की ब्रिटिश हुकूमत की जो विचारधारा थी, उसको प्रतिपादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खतरा उनको है, समाज को और हिंदू धर्म को खतरा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं, जिनमें से हिंदुत्व के दम पर बीजेपी ने पिछली बार 312 सीट हासिल करने में कामयाबी पाई थी। बीजेपी की इस भारी भरकम जीत के पीछे बीजेपी का हिंदुत्व प्रेम सबसे बड़ी वजह माना गया था, और इसी का असर है कि इस बार के चुनावों में दूसरे दल भी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। सियासी समीकरण साधने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल सियासत में कोई नया शगल नहीं है। पहले भी वोटों के खातिर सियासी दलों ने वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से अपने अपने एजेंडे का चुनाव किया है। हिंदू और हिंदुत्व के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर है, लेकिन हिंदू समुदाय किसके साथ है इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे सियासी दलों का हिंदुत्व प्रेम और बढ़ता जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व से सत्ता की सुगंध जो आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति को समझने की कोशिश भी कर रहा हूं। चुनाव के दौरान हर दल मेरे हिंदू भाई बहनों को वोट बैंक की नजर से देखता है, सियासत का मुहावरा बदल जाता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस ग्राफिक्स के जरिए कि बीजेपी के लिए हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा बहुत पुराना है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को सच्चा हिंदू बता रहे हैं, तो बीजेपी राम, शिव और भगवान कृष्ण के नाम पर वोटरों को लामबंद कर रही है। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मंदिर परिक्रमा में जुट गए हैं, तो बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को अपनी कामयाबी बता रही है। तो राहुल गांधी खुद हिंदुओं का चेहरा बन जुटे हैं। बीजेपी वाराणसी में काशी कॉरिडोर को अपनी उपलब्धि बता रही है, वहीं राहुल गांधी गोत्र बताकर हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी ने 2022 में मथुरा में भव्य मंदिर का एजेंडा छेड़ दिया है। यानी हिंदुत्व की राजनीति का दबाव ही है कि राहुल गांधी जेनुइन वाली तस्वीरें जारी करने लगते हैं। लगातार सियासत बदल रही है। अखिलेश यादव को आपने सुना, लगातार उनके सपने में भी भगवान नजर आने लगे हैं। तो यानी सियासत के ये चेहरे एक के बाद एक मेरे हिंदू भाई बहनों को लुभाने के लिए धर्म के चश्मे से देखते हैं, धर्म की सियासत से देखते हैं। मैं आपको दूसरी तस्वीरें दिखाता हूं। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में क्या कुछ हुआ है वो बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए मेरे साथ। और जब ब्रेक के बाद वापस मैं आऊंगा तो आपको यह बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में जो दल बदलू नेता हैं उनके सियासी समीकरण क्या होंगे और उनके आने से जाने से किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ। जो मुझे जानकारी मिल रही है, हर दल के बड़े नेताओं को यह डर सता रहा है कि कब कौन सा चेहरा
अपना पाला बदल रहे, क्योंकि राजनीति में अपना किला बचाने के साथ साथ दूसरों का किला ढाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये तमाम सियासी पार्टी और इनके नेता एक दूसरे का किला ढाना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी को जोर का झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी कर सकते हैं। जैसे ही योगी सरकार से स्वामी प्रसाद का मोह भंग हुआ, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ फोटो ट्वीट कर दी। फोटो के साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाला लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एसपी में ससम्मान हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी छोड़ना इसलिए भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि उनके पीछे कई बीजेपी के विधायक हो लिए हैं। शाहजहांपुर के विधायक लालाजी वर्मा ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। लालाजी वर्मा काफी समय से बीजेपी का विरोध कर रहे थे। उनके टिकट कटने की भी आशंकाएं जताई जा रही थी। योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर तलख नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर हमला भी शुरू कर दिया है। श्री राज्यपाल जी को भेजे पत्र में इस्तीफे के कारण का मैंने पूरा उल्लेख किया है और कारण स्पष्ट है, वही कारण है जिसके नाते मैंने इस्तीफा दिया। उत्तर प्रदेश के हितों के विरोध में सरकार के लगातार निर्णय का मैंने विरोध करते हुए आज इस्तीफा दिया। केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे सलाहकार नहीं हैं। इसलिए अगर उन्होंने अपना कुछ सुझाव दिया है तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ। 2017 में बीजेपी में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के कई समर्थक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं। मौजूदा घटनाक्रम के बाद उनके भी पार्टी छोड़ने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य बेटी के बीजेपी छोड़ने के सवाल से बचते नजर आए। बहरहाल वो तो भी टाइफाइड से पीड़ित है, लेकिन वो बदायूं की सांसद है। उसका क्या निर्णय होगा क्या नहीं होगा, उसका निर्णय उसके विवेक पर है। लेकिन मैं सरकार का मंत्री हूं और मंत्रिमंडल के मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि वो अपने बेटे के लिए विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी देने को तैयार नहीं थी क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद विधायक और मंत्री हैं और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से बीजेपी को कितना नुकसान होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल की सवारी करने को बेताब हैं। उनके इस कदम से ठीक 5 साल पुराना वक्त याद आ गया कि जब वो 2017 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले भारी समर्थकों के साथ बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। 5 साल सत्ता का स्वाद चखा, बेटी को बीजेपी से टिकट दिलाकर संसद भेजा। वक्त बदला, चुनाव फिर आए तो बेटे के लिए भी टिकट मांग ली
और जब नहीं मिली तो कर दी बगावत। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी सरकार से इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बगावती चेहरे उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई नई बात नहीं है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश करता हूं कि अब तक स्वामी कितनी बार मोहभंग हो चुका है। जरा तस्वीरों के जरिए देखिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, दल बदल के माहिर खिलाड़ी हैं, मायावती सरकार में यूपी के कैबिनेट मंत्री रहे हैं 3 बार, बीएसपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2016 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और चुनाव से ऐन पहले एक बार फिर से उन्होंने बगावत की है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो सकते हैं, इस तरह की तस्वीरें कवायद मिल रही हैं। और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, उनका यह दावा है कि उनके हटने के बाद से मायावती सत्ता से बेदखल हो गई, और वही दावा अब ये फिर से कर रहे हैं। यानी सोचिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कितने बड़े खिलाड़ी हैं, इसका अंदाजा लगाइए। दल बदल का यह खेल बेहद रोमांचक होता जा रहा है। अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझाने की कोशिश करता हूं कि पिछले कुछ दिनों में कितने नेताओं ने पाला बदला है, किसने किसका दामन छोड़ा है और किसने किसका दामन पकड़ा है, यह भी मैं आपको समझाता हूं। जरा ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं। यह जरा ग्राफिक्स देखिए कि उत्तर प्रदेश में दल बदल राधा कृष्णा शर्मा बीजेपी को गुड बाय कर गए, समाजवादी पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है, एसपी में शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ इमरान मसूद कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, सहारनपुर से आते हैं, ये साइकिल पर सवार हो गए हैं, और सहारनपुर के आसपास के जो जिले हैं उनका बहुत बड़ा दबदबा है, और अभी कांग्रेस के बड़े नेता थे, अब ये समाजवादी पार्टी के हो गए हैं। नोमान मसूद बीएसपी में शामिल हुए हैं, ये भी कद्दावर नेता हैं। वहीं बीजेपी विधायक राकेश राठौर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। माधुरी वर्मा बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और अभी कई लोगों के नाम चल रहे हैं जो अभी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होंगे। जरा सोचिए कि तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो एक के बाद एक अपने नेताओं को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है, क्योंकि पहले चरण की वोटिंग में अब से महज 1 महीने का वक्त बचा है। यानी 30 दिन बाद उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के नतीजे ईवीएम में कैद हो जाएंगे। 58 सीटों के खेल से यह तय होगा कि अगले 6 चरण का संग्राम किस तरीके से होगा। मैं सरफराज सैफी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैच की इस ओपनिंग फेज का गणित आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि पहले फेज की कितनी सीटों पर बीजेपी का पल्ला भारी है, और यह भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले फेज की कितनी सीटों पर किसानों की नाराजगी का बड़ा मुद्दा बनेगा। और यह भी आप समझिए कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण की वोटिंग के दौरान किस पार्टी को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। पहले चरण में जिन इलाकों में वोटिंग होनी है उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटों को शामिल किया गया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की कुल 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले में वोट डाले जाने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 136 सीटें आती हैं, जिनमें से 58 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यूपी का सबसे बड़ा रीजन है, जिसमें पहले चरण में ही वोट डाले जाने हैं। पिछले चुनावों की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने पहले चरण में 58 सीटों में से 50 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। लिहाजा बीजेपी ने इसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है और अमित शाह ने कमान संभालते ही पश्चिमी यूपी में फतह हासिल करने के लिए स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। इन दोनों सीएम योगी के मथुरा से चुनाव लड़ने की जो खबर सामने आ रही है वो उसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अगर सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो मथुरा के साथ साथ आगरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और बुलंदशहर तक इसका असर पड़ेगा। कृष्ण भक्ति के सहारे बीजेपी चुनावी संग्राम को पता करना चाहती है। इसके अलावा किसान कानूनों की वजह से बीजेपी से जाट समुदाय की नाराजगी है। मथुरा और आसपास के जिले की कई सीटों पर जाट बिरादरी का अच्छा खासा वजूद है। ऐसे में अगर सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो उस समीकरण को भी काफी हद तक साधा जा सकता है। जो भी हो, किसान आंदोलन का असर पहले चरण के चुनावों पर पड़ना तय है। जानकार भी मान रहे हैं कि किसानों की नाराजगी पहले चरण के चुनावों पर बड़ा असर डालने जा रही है। पहले चरण के चुनाव में अगर हम 2017-2019 का एग्जाम्पल ले लें तो भारतीय जनता पार्टी हर चरणों में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसकी लगभग 132 में 117 सीटों पर जीत रही है। पर परिस्थितियां बदली हैं। विगत 13 महीने में जो किसान आंदोलन को लेकर के बहुत चीज़ें इस तरीके से रही। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का तर्क है कि प्रधानमंत्री के उस कृषि कानून को वापस लेने पर जो लोग उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं उनका सवाल, और राजनीतिक अगर हम बात कर लें तो कुछ मुद्दे छोड़ दें तो ये समाजवादी पार्टी और रालोद या जाट, इन सब का जो कहीं न कहीं चुनाव से पहले और मौजूदा चुनाव में एक गठबंधन है, ये भारतीय जनता पार्टी को डेंट करेगा। इस बार पहले चरण के चुनाव में सियासी समीकरण कुछ बदले से भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के रूप में एक नए गठजोड़ का उदय हुआ है। क्योंकि आरएलडी का पश्चिमी यूपी में प्रभाव रहा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर क्या असर दिखाती है। पिछले चुनावों में बड़ी जीत के बाद बीजेपी इन चुनावों में काफी भरोसेमंद नजर आ रही है। बीजेपी को लगता है कि योगी सरकार के विकास कार्यों से जनता इतनी खुश है कि एक बार फिर यूपी चुनाव में योगी सरकार को रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। खैर, चुनावों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी चुनावी मैच में फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। कि जिस तरीके से लोग ये अफवाह फैला रहे हैं या कुछ पार्टियां जानबूझ के एक धारणा को बार बार लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान वर्ग जो है वो बीजेपी से नाराज़ है। ये सिर्फ एक हास्यास्पद आरोप है जो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां किसानों को या बीजेपी के वोटर को गुमराह करने के लिए लगा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और किसान वर्ग तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी वोट बैंक के तौर पर खड़ा हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय नजर नहीं आ रही।
पार्टी अध्यक्ष मायावती ने साफ कह दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। वैसे सतीश चंद्र मिश्रा ने कभी भी विधानसभा चुनाव लड़ा ही नहीं, लेकिन बीएसपी के मौजूदा हालात के चलते कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीएसपी की चुनावी रणनीति समझ से बाहर जा रही है। हालांकि पार्टी दावा कर रही है कि वो यूपी चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है। देखिए, ये दोनों पार्टियां अब की बार साफ हैं, ये दोनों मैदान से बाहर हैं और अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ही उनकी आस हैं और यहाँ की आम जनता ने मन बना लिया है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में हम पिछले 6 महीने से घूमे हैं और जाके हज़ारों की संख्या में लोगों की बैठकें करी हैं, वहाँ पर जितना 2007 में हम कब घूमे थे उससे बहुत कहीं ज़्यादा उत्साह की बार बहन मायावती जी की तरफ। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस भी पूरा दम लगा रही है, लेकिन पिछले प्रदर्शन को देखकर ये थोड़ा मुश्किल ही लगता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर सफलता मिली थी। ऐसे में चुनावी मैदान में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में सीधी टक्कर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। हमने सोशल नेटवर्किंग साइट और विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच में प्रचार किया है। लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी जनता से संवाद कर रहे हैं। हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दल समाजवादी पार्टी के आसपास भी नहीं है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। तकरीबन 1 साल तक चला किसान कानून के खिलाफ आंदोलन, फिर पीएम मोदी के कानून वापसी के ऐलान का सबसे बड़ा असर यूपी में पहले चरणों के चुनाव पर भी पड़ने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव से साफ हो जाएगा कि चुनाव में बाजी कौन मारने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी महासंग्राम 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में जिन 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिले शामिल हैं। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सियासी जो समीकरण है वो किस तरीके से बनेगा। आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो सियासी गणित है वो बहुत कुछ बयां करता है। जरा समझिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 136 विधानसभा सीटें आती हैं। पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है, यानी 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। और उसके बाद 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में 52 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी 2022 में बीजेपी को नुकसान के आसार दिख रहे हैं। ये नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने एक स्पेशल प्लान बनाया है, स्पेशल प्लान तैयार किया है। मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। और चूंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, जिनमें बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। चाहे आप अनुराग ठाकुर साहब का जिक्र कर लें या अमित शाह जी का जिक्र कर लें, राजनाथ सिंह जी का जिक्र कर लें, तमाम जो कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटलैंड की जो राजनीति है वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो कैंपेन पर रोक लग गई, पाबंदियां लग गई। यानी बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन गई है। मैं सरफराज सैफी आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले किसने कितनी रैलियां की हैं, कौन सी बाजी कौन नेता मार रहा है
और कैंपेन लॉक होने के बाद और पहले के प्रचार वाले खेल को आज मैं अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी के दिग्गजों ने कई बड़ी बड़ी रैलियां कर ली हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह शामिल हैं। योगी आदित्यनाथ ने करीब 70% की सीटों को कवर कर लिया है। सोचिए जरा, उत्तर प्रदेश में जो 70% सीटें थी उसको योगी आदित्यनाथ साहब ने कवर कर लिया है। और इस खेल में कौन आगे निकल रहा है, कौन पीछे रह गया है, नंबर के इस गेम को आप समझिए और सोचिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत क्या कुछ कह रही है। ये 5 तस्वीरें चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की हैं। ये 5 तस्वीर उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने से पहले की हैं। 8 जनवरी को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की तारीख का ऐलान किया। आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी। कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने भले ही सभाओं और रैलियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हों, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी के तमाम नेता फुल एक्शन में दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी नेताओं ने देश के सबसे बड़े सूबे में पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा हैं। चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 250 सीटों पर रैली करी। अगर इनको परसेंटेज में देखा जाए तो ये करीब 70% बैठता है। पिछले साल के अक्टूबर महीने से देखें तो पीएम मोदी की 14 रैलियां, अमित शाह की 20 रैलियां, सीएम योगी 78 रैलियां कर चुके हैं। तीनों नेता कुल मिलाकर 112 रैली और सभाएं कर चुके हैं। तीनों नेता 75 में से 47 जिलों में पहुंच चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री काफी पहले से चुनावी मूड में आ चुके थे। काफी पहले से उत्तर प्रदेश में रैली और सभाएं करने में जुट गए थे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में अगर 7 चरणों पर नजर डालें तो बीजेपी के तीनों नेताओं ने सभी फेज में पड़ने वाली सीटों पर पूरी ताकत पहले ही लगा दी है। पहले चरण में कुल 58 सीटों पर वोटिंग होगी। 36 सीटों पर तीनों ने पहुंच बनाई। दूसरे चरण में कुल सीटें 55 हैं, जिसमें 43 सीटों पर तीनों नेताओं ने रैली और सभाएं की। तीसरे चरण में 59 सीटों पर मतदान होगा। 37 सीटों पर पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी पहुंचे। चौथे चरण में कुल 60 सीटों पर वोटिंग होगी। 34 सीटों पर तीनों नेताओं ने रैली और सभा की। पांचवें चरण में 60 सीटों पर होने वाले मतदान में 39 सीटों पर तीनों नेताओं ने पहुंच बनाई। छठे चरण में 57 सीटों में से 38 सीटों पर तीनों नेताओं ने रैली और सभाएं की। सातवें चरण में होने वाली 54 सीटें चुनाव पर 38 सीटों पर तीनों नेताओं ने रैली की। अगर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों और सभाओं को परसेंटेज में देखा जाए तो तीनों नेताओं ने 7 चरणों के लिए पूरी ताकत लगा दी। पहले चरण की 62% सीटों तक तीनों ने पहुंच बनाई। दूसरे चरण की 78% सीटों पर तीनों ने रैली की। तीसरे चरण की 63% सीटों पर तीनों ने सभाएं की। चौथे चरण की 57% सीटों पर रैली और सभाएं हुई।
पांचवें चरण की 82% सीटों पर तीनों नेताओं का फोकस रहा। छठे चरण की 67% सीटों पर तीनों नेताओं ने रैली की। सातवें चरण की 70% सीटों पर नेताओं ने रैली और सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। इस लिहाज से पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आए दिन दौरा करते रहते हैं और काशी वासियों को तोहफा देते रहते हैं। लेकिन पिछले महीने के 3 महीने के पीएम मोदी के दौरे को देखें तो हर छठे दिन पीएम यूपी के दौरे पर रहे। यानी पिछले 3 महीने में पीएम मोदी 16 बार यूपी का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान 14 जिलों में खुद प्रधानमंत्री गए। 5 अक्टूबर को लखनऊ, 20 अक्टूबर को काशीनगर, 25 अक्टूबर को वाराणसी, 16 नवंबर को सुल्तानपुर, 19 नवंबर को बुंदेलखंड, 19 नवंबर को झांसी, 20 नवंबर को लखनऊ, 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा, 7 दिसंबर को गोरखपुर, 11 दिसंबर को बलरामपुर, 13 और 23 दिसंबर को वाराणसी, 18 दिसंबर को शाहजहांपुर, 21 दिसंबर को प्रयागराज, 28 दिसंबर को कानपुर, 2 जनवरी को मेरठ का दौरा किया। अमित शाह ने भी 11 जिलों में रैली और सभाएं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन में रहे। यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा साख दांव पर सीएम योगी आदित्यनाथ की लगी है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ अभी तक 230 विधानसभा पहुंच चुके हैं और लोगों को साध चुके हैं। बीजेपी के नेताओं की तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रथ यात्रा के जरिए लोगों को साधने में लगे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से अखिलेश यादव का रथ रुक गया। हालांकि तब तक अखिलेश यादव 20 से ज्यादा जिलों को कवर कर चुके थे। तो मायावती की बीएसपी अभी तक बाहर ही नहीं निकली। वहीं कांग्रेस की लड़कियां कई शहरों में सड़कों पर उतरी, लेकिन इससे पार्टी पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि बीजेपी काफी पहले से एक्शन में आ गई थी, जिसका फायदा शायद उन्हें मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन कीजिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।